अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फायजा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, इस हफ्ते चूँकि हमने देखा कि अगर हम गुज़िश्ता पूरे एक महीने की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली ख़बरों में अब एक तो अमेरिका और ईरान के मामले को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें जिसमें हमने देखा कि स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, अमेरिका की बमबारी, ऑपरेशन शोबान। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अवामी सतह पर जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया, जो सबके लिए अलार्मिंग थी, वो थी मईशत और उसका बढ़ता हुआ। हम देख रहे हैं कि जो अवाम के ऊपर इस वक्त बोझ डाला जा रहा है और अवाम के जो कंसर्न्स थे वो यही थे कि महंगाई को किस तरह से काबू किया जाए, क्या इस जंग के असर महंगाई पर जो पड़े हैं उससे हम कैसे निकलेंगे, किस तरह से हमें रिलीफ दिया जाएगा। सो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अवामी जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जो कि मईशत का है। पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा फिर से तवानाई के बहरान, जिस तरह महंगाई के दबाव और आलमी हालात के असरात के बीच तो खड़ा है और इतलात के मुताबिक 15 रोज़ जो अगर जायज़ा है उसको अगर लिया जाए तो उसमें हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है उसमें तकरीबन 40 रुपये फ़ी लीटर, जबकि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस मुमकिन इजाफे की बुनियादी वजह ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की जो मसनूआत हैं उसमें सप्लाई भी एक अहम सवाल बन चुकी है, क्योंकि ऑयल मार्केट्स में कंपनियों का ये कहना है कि कस्टमर क्लियरेंस में ताहिर है, दरामदी कार्गो की दरामद में खदशात हैं और अरबों रुपए की अदम अदायगी के बायस सिर्फ तकरीबन 15 दिन की ज़रूरत के बराबर पेट्रोल का ज़हीरा बाकी रह गया है। अगर सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई मुतासर होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और इसी दौरान पेट्रोलियम डीलर्स का एक दावा भी सामने आया नाज़रीन के उन्होंने कहा है कि सप्लाई महदूद होने से जो शहरी हैं और दही इलाकों में मुतादिद पेट्रोल पंप्स जो है वो शदीद मुतासर हुए हैं, जबकि हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए कहा कि ओगरा को फौरी इक़दाम भी करने चाहिए और न सिर्फ इक़दाम बल्कि इसका हुक्म भी दिया है। और एक और अहम पेशरफ ये है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के मौजूदा 15 रोज़ा निज़ाम की जगह रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन का जो नया एक तरीक़ाकार है उसको मुतरफ़ कराने पर गौर भी कर रही है, जिसके तहत ओगरा हर रात नई कीमतों का ऐलान करेगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी कि हर रोज़ नई कीमत का ऐलान जो है वो किया जाएगा कि कीमत में कमी की जा रही है, ये कीमत बढ़ रही है, या जो भी सूरत हाल बनेगी। और क्या ये जो निज़ाम है आलमी मंडी के उतार चढ़ाव का बेहतर मुकाबला कर सकेगा या इससे अवाम और कारोबारी तबका मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होगा। और आज के प्रोग्राम में हम यही जानेंगे और इन सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई 40 रुपये फ़ी लीटर तक डीजल महंगा होने जा रहा है, फिर साथ ही साथ क्या मुल्क में पेट्रोल की किल्लत का ख़तरा हकीकी है या महज वक्ती मसला है, फिर रोज़ाना कीमतों के तयन का निज़ाम आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा या मुश्किलात में इजाफा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि डेली बेसिस की जो मॉनिटरी है उससे आवाम जो है वो क्या रिलेट कर पाएंगे या नहीं, और अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उसके असरात फिर महंगाई, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सनत, आम शहरी की ज़िंदगी पर कितने गहरे मुरतब होंगे। इन तमाम तर सवालात का जवाब जो है वो आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बड़े ही इंटरेस्टिंग पैनल मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं तनवीर मलिक साहब, माहिर माशियात हैं, और इसके साथ साथ दीगर जो हमारे गेस्ट हमारे साथ शामिल होंगे उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते जाएंगे। आगाज़ करेंगे तनवीर मलिक साहब से। तनवीर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बताइएगा तनवीर साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि डीज़ल में 40 रुपये, पेट्रोल में 10 रुपये इजाफे की बुनियादी वजूहात तो कंसीडर अभी नहीं की जा सकती कि क्या हैं, क्योंकि हर दिन के साथ जो है इसमें फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी। क्या कहेंगे इस वक्त अवामी सतह पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि ये जो इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस, डीजल ये एकदम ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे आने के बारे में बात की जाती है। इस स्पीड को कैसे देख रहे हैं और क्या समझते हैं कि इसमें ठहराव कैसे आएगा, और ये जो इजाफा है इसकी वजूहात आपके ख्याल में क्या है? जी, ये हम देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान में तेल की प्राइसेस हैं उस इंटरनल से ज्यादा इस वक्त हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर जो है ना इसको अपशप कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान लेड एफर्ट्स ने इसको सीज फायर हुई थी तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, खासकर क्रूड की प्राइस 72 के करीब आ गई थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि दोबारा एस्केलेशन हुई बिटवीन यूएस एंड ईरान, और फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के क्लोजर में इन प्राइसेस को फिर जो है $86-87 पे
पहुंचा दिया है। तो इट्स हाईएस्ट जो है ना वो लेवल। और इवन इसके साथ साथ ये तो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हाई डीजल है और इसके अलावा पेट्रोल है, वो इंटरनेशनल मार्केट में इवन वो $100 फी बैरल को क्रॉस कर चुका है। तो इसकी वजह से उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट तो पाकिस्तान पर आना है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान अराउंड 80% ऑफ इट्स ऑयल इम्पोर्ट वो डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री, स्पेशली फ्रॉम द गल्फ रीजन। आपको पता है गल्फ रीजन से हमारी सबसे ऑयल सप्लाईज होती है, क्रूड ऑयल हमारा हम बाय करते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, फिर कतर से हम गैस लेते हैं। तो उसका एक इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आना। इसमें अब एक्सटर्नल फैक्टर्स तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस में एक और 2-3 चीजें बड़ा जो है ना वो जो अवाम को बड़ा पिंक करती हैं, बड़ा उनके लिए हर्टिंग है। वो पाकिस्तान में टैक्सेशन है, वो पेट्रोलियम लेवी है जो बहुत ज्यादा है। फिर हमने कार्बन सपोर्ट लेवी लगाई हुई, ₹5 भी हुकूमत ने बढ़ा दिए। फिर इसमें एक्सचेंज रेट है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में ये जो डीलर्स के मार्जिन हैं, जो ओएमसीज के मार्जिन हैं, वो भी चीजों को जो है ना काफी पाकिस्तानी एक आम जो एंड कंज्यूमर है उसके लिए जो है ना बहुत ज्यादा महंगा करती हैं। जी ठीक। अच्छा, आपने शायद साहब बात की, तनवीर साहब सॉरी, आपने बात की कि जो पेट्रोलियम लेवी है जब उसमें इजाफा किया जाता है तो डेफिनेटली उसका असर जो है वो पड़ता है, उसका भी एक इम्पैक्ट होता है, और डेफिनेटली हम जो है वो तमाम तर ममालिक से दरामद कर रहे हैं। सो क्या समझते हैं कि अगर ये जो हुकूमत, क्योंकि लेवी के बारे में अक्सर बात होती है कि पेट्रोलियम लेवी जो है उससे आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, सो ये बताएं कि अगर हुकूमत पेट्रोलियम लेवी पे फ़र्ज़ करें कि कम करके आवाम को रिलीफ भी दे दे, तो फिर हुकूमती आमदन पर जो है उससे कोई असर पड़ेगा, वो उससे इफेक्ट हो सकती है? जी जी बिल्कुल। आपको पता है कि पाकिस्तान इस तक IMF के प्रोग्राम में है और हमें एक खास टारगेट दिया गया है रेवेन्यू कलेक्शन का। वो इस साल जो है ना वो 15,000 अरब के करीब है। और लेवी जो है ना एक इस सबसे बड़ा जो टैक्सेशन का जो टूल है हुकूमत के पास, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ओवर द डिकेज और ओवर द ईयर बहुत सारी एफर्ट्स की गई थी कि टैक्सेशन बेस को बढ़ाना है, लेकिन फिर वो बढ़ नहीं सकी। हमें कोई ऐसी जो है ना सब्सटेंटिव जो है ना वो हमें कोई रिजल्ट नजर नहीं आए। तो इसके फिर हुकूमत के पास यही हथियार बच जाता है कि वो लेवी बढ़ा कर और टैक्सेशन इकट्ठा करे और फिर अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको ब्रिज करे। लेकिन अब ये हालात ऐसे बन गए हैं, आपको पता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सिचुएशन होती है नीड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर। तो हुकूमत पाकिस्तान को आपको पता है कि पाकिस्तान में इकॉनमी की सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा आइडियल नहीं है। लोगों की जो इनकम लेवल है वो श्रिंक कर गए हैं, प्रोडक्शन बंद नहीं है, बहुत ज्यादा जॉबलेसनेस भी है। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ा सा लेवल को जो है ना वो फर्दर कट करे, थोड़ा नीचे लाए और फिर आवाम को एक थोड़ा सा रिलीफ फराहम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम पहले ही बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है कि जहां पर बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन है और ये इन्फ्लेशन इस वक्त जो है ना वो डबल डिजिट में है। और पाकिस्तान दुनिया की चंद ममालिक में है कि जहां पर डबल डिजिट इन्फ्लेशन लोगों को बहुत ज्यादा क्रश कर रही है। अच्छा, मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ये थोड़ा सा, जब आपको पता है कि प्राइसेस नीचे आई थी, एक पेट्रोलियम स्टेबलाइजेशन फंड भी क्रिएट किया हुआ था कि उसमें कुछ पूल करके और जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसमें जो है ना फाइनेंस किया जाएगा, ताकि जो है ना वो वहां पर जो आम आवाम है, जो एक आम एंड कंज्यूमर उसको। लेकिन वो आपको पता है फिर बहुत जल्दी ये फिर प्राइसेस शूट अप कर रही हैं। तो लेवी डेफिनेटली हम हुकूमत पाकिस्तान की भी जो मुश्किलात हैं उनको समझते हैं, जो रियासत की मुश्किलात हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी इशू है वो 25 करोड़ अवाम हैं और यहाँ के एंड कंज्यूमर हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा सफरिंग का शिकार हैं। जी ठीक है, आपका ये कहना है कि इस वक्त जो आवाम है वो इस वक्त बड़ी सफ़र कर रही है। लेकिन सर इसमें एक और अलार्मिंग सिचुएशन है। आज की हमने ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जो पेट्रोलियम ज़खायर है उस हवाले से एक अहम जो एक ख़बर है वो सामने ये आई है कि सिर्फ 15 दिन के ज़खायर इस वक्त मौजूद हैं। तो सर ये बताइएगा कि वाकई क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम के जो ज़खायर हैं वो 15 डेज़ के हैं, और अगर वाकई ऐसा है तो ये कितनी बड़ी इंडिकेशन है, किस तरह की सूरत हाल को जो है वो इंडिकेट कर रही हैं? जी जी, ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक कल स्टेटमेंट भी इशू किया गया था कि जिससे हुकूमत ने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया था। लेकिन हमारी जो बात हुई है पेट्रोलियम सेक्टर के लोगों से, जिसमें रिफाइनरीज हैं, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं और इवन पेट्रोलियम भी है, असल में पाकिस्तान के सब जो है ना सबसे बड़ा इश्यू जो है ना पेट्रोल का बना हुआ है। पेट्रोल वाली साइड पे जो है ना काफी शॉर्टेज नजर आ रही है। और जो हमारी बात हुई थी OMC से, अच्छा OMCs भी आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में कोई इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं है, ना रेगुलेटरी जो रिजीम्स हैं या रेगुलेटरी जो इदारे हैं इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि वो चीज़ों को इंश्योर करें, कंप्लायंस करें।
तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर जो प्रॉफिट गेन वाला इस सारी सिचुएशन में होता है वो है यहाँ पर मुल्क में। आपको पता है कि ओएमसीज ने भी उन्होंने भी एंटिसिपेट है, उन्होंने फोरकास्ट कर लिया और इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं कि प्राइसेस ने बढ़ना है, तो वो भी जो उन्होंने सप्लाईज को जो है ना काफी रोका हुआ है। जो डीलर्स कह रहे हैं कि हमें हमारे बहुत सारे जो रिटेल आउटलेट्स हैं वहां पर हमें सप्लाईज नहीं दी जा रही हैं। और मेरी कल खुद एक बहुत बड़ी डीलर से बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि वो हमें कहते हैं आप डीजल ले लें, पेट्रोल हमारे पास नहीं है। तो ये एक सिचुएशन इस, और ये मेरा ख्याल डेफिनेटली यही इस बात का इज़हार है कि वहां पर यहाँ पर जो है ना आज जो रात में जो प्राइसेस का रिवीजन होगा उसमें इन्वेंट्री गेन्स होंगे। तो ये एक तो ओएमसीज की पार्ट पे भी और डीलर्स की पार्ट पे भी। और दूसरा ये पेट्रोल का जो सबसे बड़ा इशू है, आप ये कह रहे हैं कि ये डीलर्स की जो एक अंदर की जो फ्लक्चुएशंस है उसका जो है उससे मुतासिर आवाम हो रही है, शायद इतना बड़ा बहरान है नहीं। जी जी, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब बहुत ज्यादा एक एबनॉर्मल सिचुएशन हो और ज्यादा एक क्राइसिस सिचुएशन हो, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको पता है माफियाज होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं कि वो इस सिचुएशन से जो है ना ज्यादा जो है ना वो मॉनेटरी बेनिफिट्स गेन करें। तो पाकिस्तान मैंने आपको पहले ही बताया कि आइडियल कंट्री नहीं है कि यहाँ पर जो रेगुलेटरी इदारे हैं कि वो इतने सख्त हों कि वो चीजों को इंश्योर करें और जो एंड कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्ट करें। जहाँ पर रेगुलेटरी जो इदारे हैं जिसमें आज लेकिन सर एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर माफियाज जो हैं वो मौजूद हैं, तनवीर साहब, माफियाज मौजूद हैं, वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और इस तरह की सिचुएशन से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। फिर हमारे पास ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मौजूद नहीं हैं जो इतनी फाल हों कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। तो जब इस तरह की चीज़ें हाईलाइट भी की जा रही हैं, उनके ऊपर बात भी की जा रही है, और जब पता है कि वहाँ पर मामलात इस तरह से हो जाते हैं, तो सिर्फ फिर एकदम से ये ऐलानात कर देना, अवाम में खौफ पैदा कर देना, तो ये फिर किसकी जिम्मेदारी है, किसका फेलियर है? जी जी, ये आपको पता है, ये इसको एक पैनिक सिचुएशन कहते हैं। एक पैनिक तो है बहरहाल जो है ना, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, उसका इम्पैक्ट आना है। तो एक सिचुएशन, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई है और उस पैनिक सिचुएशन से हर आदमी बेनिफिट लेना चाहता है, जिसमें चाहे ओएमसीज हों, जिसमें चाहे अपना पेट्रोलियम डीलर्स हों, और फिर ऑन द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर भी होता है कि वो भी रश लगा देते हैं। वो समझते हैं कि बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वो फिर बहुत पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो है ना वो। मैं कल खुद एक पंप पे गया, मैंने कहा कि मुझे गाड़ी का पेट्रोल जो है ना वो फुल कराना है, नहीं हम आपको जो है ना वो 2000 से ज्यादा नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि देयर इज सम फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ डीलर्स, ऑन ओएमसीज के उन्होंने जानबूझ के सप्लाईज रोकी ताकि उनको इन्वेंट्री गेन्स हुए। अगर आपको याद हो कि मार्च में जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था, जब पहली मरतबा, तो उस वक्त भी इन्वेंट्री गेन्स पर ओएमसीज ने बहुत ज्यादा अरबों रुपए कमाए थे। उस पर इंक्वायरी भी हुई थी, लेकिन उस इंक्वायरी का आपको पता है कुछ ऐसा खास रिजल्ट नहीं निकला। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे ग्रुप्स और ऐसे जो है ना बिजनेस ग्रुप्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो मैक्सिमम मॉनेटरी बेनिफिट्स लेते हैं। जी, मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं वो लेते हैं इस तरह के ग्रुप्स, जो कि हम उनको माफियाज कह सकते हैं। तनवीर साहब ये बताइएगा कि क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब भी जंगी सूरत हाल ईरान के अंदर बनती है तो पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस एकदम से ऊपर चली जाती है, चाहे वो पेट्रोल हो, लेवी हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारत और दीगर, क्योंकि भारत का कंपैरिजन हम इसलिए भी करते हैं कि भारत एक तो हमारा हमसाया मुल्क है और काफ़ी रिलेट भी करता है हमसे। सो वहाँ पर इतनी जल्दी प्राइसेस ऊपर नहीं जा रही होती। सो उनके पास क्या रिजर्व ज़्यादा मौजूद होते हैं, उसकी ये वजूहत है, और हमारे पास रिजर्व्स की क्या कमी है कि हम रिजर्व्स रख नहीं सकते? क्या हमारे पास यही इंडिकेशन आती है कि अब 14 डेज या 15 डेज के रिजर्व्स मौजूद हैं और बस खत्म? फिर पानी बताइए, दो किस्म के रिजर्व होते हैं। कमर्शियल रिजर्व होते हैं, हमारे यहाँ कमर्शियल रिजर्व हैं जो ये ओएमसीज के साथ, रिफाइनरीज के साथ मौजूद होते हैं, और ओवरा के तहत वहाँ पर कमर्शियल रिजर्व भी हैं और उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं जिसमें वो 6-6 महीने के लिए है ना उनके पास क्रूड ऑयल मौजूद होता है। अच्छा, भारत का जो कंपैरिजन है पाकिस्तान से इसलिए नहीं बनता, उसकी वजह ये है कि भारत में एक तो उनका एक्सचेंज रेट जो है ना वो स्टेबल है, वो 100 के करीब जो है ना वो आपको वहाँ पर भारतीय रुपया मिल जाता है डॉलर में। अच्छा, उसके मुकाबले में वहाँ पर टैक्सेशन बहुत कम है। ठीक है, वहाँ पर ये है कि जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था मार्च में, फरवरी एंड में जब अटैक हुआ था, भारत के शुरू में क्राइसिस कर दी, तो भारत ने कुछ एक्साइज, तो फेडरल एक्साइज देती होती है, वो फेडरल टैक्स पे कम कर दी थी। और फिर जब हम बढ़ाए अप्रैल में और मई के शुरू में, तो वो 2 से 3 रुपए बढ़ गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि एक्सचेंज रेट हमारा 280 रुपए का डॉलर का मिलता है, और हम जब ये खरीदते हैं डॉलर में खरीदते हैं
तो यहाँ पर टैक्सेशन 80,000 आपको पता है पेट्रोल में यूनिट टैक्स दिया जा रहा है, पेट्रोलियम लेवी 5 है, कार्बन स्टोर लेवी, और ये हुकूमत ने अपने कुछ दिन पहले बढ़ाया था ये बात है, तो उसमें हुकूमत ने 4.5 रुपए का एक्सचेंज लॉस एडजस्टमेंट है वो कर रहे हैं। ये सिचुएशन है। ठीक है सर, तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती तज़किया हमारे साथ शेयर किया। और नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो डीज़ल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा जो है वो किया गया है, और साथ ही साथ उनकी बुनियादी वजूहात के ऊपर भी हमने खुल के डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे नाज़रीन, ये जो कस्टमर क्लियरेंस जो है उसमें अक्सर ताख़ीर का जो है वो सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ जो डेली बेसिस के अंदर पेट्रोल प्राइसेस में जो चेंज किया जाएगा, चाहे वो उसको अप किया जाए या डाउन किया जाए, लेकिन वो डेली बेसिस पे होगा, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आवाम की ज़िंदगी के ऊपर, और या फिर उससे वही लोग फ़ायदा उठाएंगे। जिस तरह से तनवीर साहब ने कहा कि ऐसी पैनिक किस्म की सिचुएशन के अंदर बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं और आवाम को जो है उसका नुकसान उठाना पड़ता है। सो इस पॉइंट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग, और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर क्या कहेंगे, सबसे पहले तो ये इसको हम कंफ्यूजन कहें या इसको हम एक अच्छी खबर कहें, ये जो अभी हमने देखा कि हुकूमत ने ये कहा है कि रोज़ाना की बुनियादों पर जो है वो कीमतों में चेंजेस की जाएंगी। सो ये बताइएगा कि ये फ़ैसला आवाम के हक़ में बेहतर है, क्या आवाम को इससे रिलीफ मिलेगा, या फिर हम इसको ये कहें कि ये जो इस निज़ाम से जो है वो ऑयल कंपनियों को फ़ायदा होगा, या मज़ीद इसके ऊपर जो है वो हम ये कहें कि इब्हाम का शिकार होंगे, आवाम भी इब्हाम का शिकार होगी, या कंपनीज भी इब्हाम का शिकार होंगी। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी बात ये है कि हमारी जो मईशत है ये अशराफिया की मईशत है। अशराफिया की मईशत ये है कि कोई भी हुकूमत आए, चाहे तीनों बड़ी पार्टियों की हो या फौजी हो, वफाकी हो, सूबाई हो, स्टेट बैंक हो, इन सब की एक ही पॉलिसी है, और वो पॉलिसी ये है कि जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं, जो पाकिस्तान के मालदार तबके हैं, उनके मुफाद में फैसले किए जाएं और उसका बोझ आवाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाए, चाहे महंगाई की शक्ल में हो, चाहे तालीम का बजट कम हो, सेहत का बजट कम हो, तरक्याती अखराजात में कटौती हो, गुर्बत बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब तक ये अशराफिया की मईशत है, और एक बैरूनी अशराफिया भी है जिसमें IMF शामिल है, और उसके सरपरस्त जो है वो अमेरिका है, इनका भी एक गठजोड़ है। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, इसकी ताकतवर फौज है, बहादुर फौज है, जौहरी कुव्वत है, तो इसकी मईशत को कमजोर रखें, वरना ये आसमान पे चढ़ के जो है ना उनको भी चैलेंज करेगा। तो ये एक गठजोड़ है, और इस अवाम के खिलाफ और मईशत के खिलाफ ये हर हुकूमत में रहा है और आज भी है। मैंने तो कोई ऐसी इस गठजोड़ के होते हुए आपको नहीं लगता कि कभी भी हम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आ सकेंगे? ये मोहतरमा, अब आपने एक ऐसा सवाल कर दिया। 1988 में IMF का एक प्रोग्राम आया था, उसका नाम उन्होंने रखा था पहले इस्तेहकाम मईशत की तरक्की बाद में। 1988 से अब तक जो 16 प्रोग्राम आए हैं, जो मौजूदा प्रोग्राम भी है, उसका नुक्ता ये है कि जनाब मईशत को इस्तेहकाम दें, और जब ये इस्तेहकाम आ जाए तो फिर मईशत की तरक्की करें। फिलहाल मईशत को सुस्त रखें। लेकिन मईशत अभी इस्तेहकाम पूरी तरह आती नहीं कि मईशत दोबारा गैर मुस्तहकम हो जाती है, क्योंकि वो जिन बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाता है उसमें इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता। इस्तेहकाम की बुनियादी शर्त ये है और मईशत की तरक्की की कि जनाब कोई मुल्क जो है वो अपने टैक्सों की वसूली बढ़ाए, आवाम पे बोझ डाले बगैर, अपनी मुल्की बचतें बढ़ाए, अपनी मुल्की सरमाकारी बढ़ाए, सरमाए के फरार को रोके, तालीम और सेहत का तरक्याती अखराजात का बजट जो है वो बढ़ाए, और बरामदात को इम्पोर्ट्स के अंदर रखे, और सरमाए के फरार को रोके, और करप्शन ना हो। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हम बुनियादी इस्लाहत कहते हैं। ये बुनियादी इस्लाहत कभी किसी हुकूमत ने नहीं की और आज भी नहीं कर रहे, इसलिए इस्तेहकाम का नारा जरूर होता है। लेकिन इसीलिए मैं आज कहता हूँ कि आज ये फैसला हो चुका है कि 2027 के बाद हम दोबारा IMF प्रोग्राम में जाएंगे, हालांकि पहले कहा था कि आखिरी प्रोग्राम। ये तो हम हर दफ़ा सुनते हैं कि यही प्रोग्राम है, लेकिन फिर हम नए प्रोग्राम में दाखिल हो जाते हैं और उसमें बड़ी खुशखबरियों के साथ दाखिल होते हैं।
सर शाहिद साहब ये बताइएगा कि क्योंकि हम ये सुनते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो गठजोड़ है ये अवाम के मफाद में नहीं है, और जिस तरह से आपने उस गठजोड़ की पहले भी जिक्र किया है, सही क्या ये दुनिया के बाकी ममालिक में ये गठजोड़ नहीं है? हालांकि हम देखते हैं कि हर दुनिया के मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ पॉलिसीज तो होती हैं, लेकिन अवाम के ऊपर उसका बराह रास्त असर नहीं पड़ता। हमारे यहाँ अवाम के ऊपर बराह रास्त असर क्यों पड़ जाता है? इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? देखिए मोहतरमा, आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। हमारा ये मसला ये है कि हमारे यहाँ इलेक्शन जब होते हैं तो हम्म। उसका जो मंशूर होता है, तीनों पार्टियां और जो भी पार्टी हो, वो कभी भी अपने मंशूर पर अमल नहीं करते, उसको उठा के फेंक देते हैं इलेक्शन के बाद में। तो अगर आप ये देखें कि दुनिया में करप्शन के हिसाब से हमारा नाम बहुत ऊपर आता है, हमारी फी का आमदनी में हम बहुत नीचे आते हैं, महंगाई में हम ऊपर आते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में अगर ऐसा होता, अब दुनिया के जो 10 ममालिक हैं जहाँ भूख की सूरत हाल संगीन है, उसमें पाकिस्तान शामिल है। दुनिया के वो ममालिक जिनकी इंपोर्ट्स उनकी एक्सपोर्ट से दुगनी है, ऐसे बहुत ज्यादा मुल्क नहीं है, उसमें पाकिस्तान शामिल है कि इंपोर्ट्स बेतहाशा। ठीक। उन एक मिसाल दूं, भारत तो अब दुश्मन मुल्क है, लेकिन उनके जो बरामदात हैं वो उनकी रेमिटेंसेस से 6 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस जो हैं वो कहीं ज्यादा है बरामदात से। रेमिटेंसेस से महंगाई बढ़ती है, टैक्सों के नुकसान होता है, और बरामदात से रोजगार मिलता है। तो हमारी पॉलिसियाँ उल्टी हैं, क्योंकि ठीक। अशराफिया की मैशत है, और जब तक उसके खिलाफ आवाम नहीं उठ खड़े होते, और उठ खड़े होने के मतलब ये नहीं है कि सड़कों पर आके एहतजाज करें, बल्कि आपके चैनल्स के बाहर आके एहतजाज करें, आप दिखाइए, और लोग कहें कि जनाब अगर ये हुकूमत रहेगी तो अगले इलेक्शन में हमको वो इलेक्शन में वोट डालने ही नहीं आएंगे, तब जाके इनके ऊपर दबाव पड़ेगा। ऐसा दुनिया में दूसरे मुल्कों में बेशतर में नहीं है जो पाकिस्तान में है, बदकिस्मती से। लेकिन दुनिया के दुश्मन भी इतने नहीं है जितने पाकिस्तान के हैं। क्यों? ठीक। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हाँ हाँ। पाकिस्तान एक जौहरी कुव्वत है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 5,000 अरब डॉलर के रिजर्व हैं। मेरी फौज ने भारत को शिकस्त फाश दी है, जौहरी कुव्वत है, इससे दुनिया खौफजदा है। तो इसलिए लेकिन हम सर टारगेट हैं। जी जनाब। ठीक है सर, आपका ये कहना है कि अशराफिया की मैशत है तो डेफिनेटली उसके अंदर आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। सर अब हम वापस आ जाते हैं कि चूँकि अब जब से हम देख रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस में इजाफा हुआ है, एनर्जी प्राइसेस जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हुए हैं, तो उसके पीछे सबसे अहम पॉइंट यही डिस्कस किया जाता है कि ईरान अमेरिका कशीदगी। सर अगर ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी अब जो एक न्यू सेशन में स्टार्ट हो चुकी है, जिस तरह से अब मज़ीद बढ़ रही है, तो आगे अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो फिर पाकिस्तान के ऊपर उसकी क्या असरात होंगे? स्पेशली मईशत की अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसमें क्या असरात पड़ेंगे सर? देखिए, आपने एक नुक्ता उठाया है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, सही बात लोग करते नहीं है। हम्म। पहली बात, ये जंग शुरू हुई 28 फरवरी 2026 को। 28 फरवरी 2000 जंग से पहले हमारे जो माशी अशारिये थे वो खराब थे, मईशत गैर मुस्तहकम थी, और इस जंग के बाद जून में और मई में हमारी रेमिटेंसेस में बेतहाशा इजाफा हुआ है। हम्म। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं थोड़ी बहुत, तो हमारे पेट्रोलियम लेवी को बेतहाशा हमने बढ़ाया है। यानी पाकिस्तान में जो मुसीबत मुश्किलात हैं, उसका बुनियादी ताल्लुक इस जंग से नहीं है। आप देखिए, इसलिए कि मैंने आपको बताया फरवरी 2028 में हमारी महंगाई जून के मुकाबले में दुगनी हो चुकी थी। अगर आपको मैं बताऊं, 2022 में पूरे एक साल में हुकूमत ने 127 अरब रुपया लिया था, सिर्फ पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता, जिससे महंगाई बढ़ती है। ठीक। इस साल लिए 1676 अरब रुपये। हम्म। इसका जंग से क्या ताल्लुक है? पिछले साल भी जो है ना 1400 अरब से ज्यादा लिया था। इसका मतलब ये कि हमने IMF की शराइत की आड़ में और जंग की आड़ में आवाम को कुचला है, आवाम को बोझ डाले। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो बेतहाशा फायदा उठा रही हैं। मुशर्रफ के जमाने में, रिकॉर्ड पे मैं बता रहा हूँ आपको, बेतहाशा जब फायदा उठाया तो उसके बाद जस्टिस भगवान दास एक हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे कहा गया कि आप हमें रिपोर्ट बना के दें। उनकी रिपोर्ट में आया कि उन्होंने कई हजार अरब रुपया नाजायज तरीके से कमा लिया है अवाम के ऊपर बोझ डाल के। हम्म। उसके बाद एक साहब थे, उन्होंने उसके ऊपर नोट बनाया कि जनाब ये गलत कारियां हुई हैं, मगर ये नेक नियति से की गई हैं, कानून नेक नियति से तोड़ा गया, बंद कर दिया। ऐसे दुनिया में कहीं हो सकता है कि जुर्म नेक नियति से की गई? तो ये चीज जब तक ठीक नहीं होगी, मैं यकीन जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये जो तबाही है
ये जंग का बहुत ज्यादा असर नहीं है, बल्कि जंग से फायदा हुआ है आपको कि आपकी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। हुकूमत ने ठीक। क्या काम किया है कि चलिए सर, पैकेट के इसी को मजीद देख लेते हैं कि इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इससे आपने फायदा उठाया है। आप जिन अनासर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं शायद आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अगर हम अवामी सतह पर बात करें कि अगर इससे जंग की सूरत हाल ही फ़र्ज़ करें, वही इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही हैं, तो फिर हमें जो एनर्जी की मुतबादल जो ज़राए हैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसकी कितनी ज़रूरत है, और इसको अगर हम चेंज कर लें, अपनी एनर्जी की जो एक हमारी यूजेज है उसको अगर हम चेंज करके किसी और तरफ डाइवर्ट करना चाहें, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद है इस वक्त मौजूदा टाइम पे? ये पहली चीज बात यह है कि ऑप्शंस जो होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म में हुआ करते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है तो मनसूबाबंदी करने। ये जंग तो आपको भी पता है कि मेरे ख्याल से जंग तो अब होगी नहीं, अभी तो बेयकीनी की कैफियत और इन्होंने एक ऐसी सूरत हाल तराशियां कर रहे हैं। अल्टीमेटली अमरीका अपने इस्तेमाली मकासद के लिए ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, उम्मत मुस्लिमा को में जो है वो तकसीम मजीद करना चाहता है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन उसको वो मरहलेवार कर रहा है, कोई जरूरी नहीं आज करे। वो उन्होंने कुछ मकसद हासिल कर लिए हैं, अब वो क्या करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। हमें अगर कुछ करना है तो ये करना है कि आज की तारीख में ये फैसला करें कि अगर अमेरिका की पॉलिसियां बदलती हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ जैसे बाजी में थे दोबारा होंगे, लिख के दे सकता हूँ, तो हम उस झटके को संभाल सकें। यानी क्या कि हमें अपनी चादर जितनी है उससे ज्यादा पैर न फैलाएं। हम अपने वजीर आजम ने अगर ये कहा कि एफबीआर टैक्सों की वसूली 15,000 अरब रुपया सालाना कम कर रहा है, ये मैंने नहीं कहा, वज़ीर आज़म ने कहा है। आप वो अगर वसूल कर लें, मैं आपको लिख के देता हूँ, कितने भी झटके लगें पाकिस्तान संभाल लेगा। लेकिन जो 15,000 अरब रुपए आप वसूल नहीं करना चाहते, तो फिर तो झटका लगे ही नहीं, लेकिन नुकसान हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए जून में मई 2023 में जो बैंकों के करोड़ों खातेदार हैं उनको मुनाफा मिला था 20.5%। आपका जो बैंक में अकाउंट होगा आपको भी 20.5% मुनाफा मिला। अब कितना मिल रहा है उससे जंग से ताल्लुक नहीं, वो 10% है। उन्होंने आधा कर दिया, बैंकों का मुनाफा बढ़ गया। तो एक तो इसको ठीक कर लें। दूसरा, बैंकों ने क्या काम किया, कर्जे नहीं दे रहे बल्कि हुकूमत को पैसा दे रहे हैं कि आप बजट खसारा पूरा कर लें। इसकी पूरी दुनिया में, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क आप नहीं बता सकते जिन्होंने हुकूमत को कर्जे दिए हों 39,000 और सनत तिजारत ज़रात के लिए 14,000। ये तो मईशत की तबाही का नुस्खा है ना। तो इसको आप ठीक कर लें आज। यानी मैं आपका जवाब में ये कह रहा हूँ कि जो इस्लाहात होती हैं वो ऐसे नहीं होती कि मुतबादिल ज़राए आप आज ले लें, इस पर टाइम लगता है। मगर पहले तो आप ये करें कि आप अपने इम्पोर्ट्स को करें कि जितनी एक्सपोर्ट होगी उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। टैक्सों की वसूली बढ़ाएं, शान अखराजात कम करें, करप्शन को रोकें और IPPC का ऑडिट कराएं। उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, लाइन लॉसेस कम करें। सर, इसके ऊपर ऑडिट करवाने की अशद ज़रूरत है। और वही बात है कि ये सारा निज़ाम जो है वो फौरी तौर पर नहीं, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो ज़रूर तरतीब देनी चाहिए कि ताकि हालात कुछ भी हों, हम जो है उससे उतनी इफ़ेक्ट ना हो जितने अभी हमें नज़र आ रहा है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जिस तरह से असर पड़ जाता है, तो फिर अवाम के अंदर एक खौफ बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। और बदकिस्मती से हमारे पास ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है कि एटलीस्ट हम उस मायूसी को, उस खौफ को कम करने के लिए कुछ कर सके। सिर्फ कुछ बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान GSP+ से जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला मुल्क जो है वो करार दिया गया है। यूरोपीय कमीशन की ताज़ा GSP+ रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। 2024 में पाकिस्तान की 7.5 अरब यूरो मालियत की बरामद हुई। फिर GSP+ रियायतों से मुस्तफ़ीद भी हैं, जबकि तकरीबन 732 मिलियन यूरो की टैरिफ बचत भी हासिल हुई है। और पाकिस्तानी GSP+ रियायतों से इस्तेफादा की जो शरह है वो 95.1% जो है वो हासिल की। 2024 में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के मजमूई बरामदात का 28% बरामद किया। पाकिस्तान ने GSP+ से मुतालिक तमाम 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस की तोसीक की और इसको बरकरार भी रखा। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए 400 मिलियन यूरो की तरक्याती और इस्लाती तावन के अज़म का अदा भी किया। सर, इस खबर को कैसे देख रहे हैं और क्या समझते हैं, इससे क्या चेंजेस रोनमा होंगे आने वाले दिनों में? देखिए, GSP+ हमें यूरोपियन यूनियन ने दिया, जी सर, बरात दी। हम बड़ा फखरिया कहते हैं कि जरा हमारी बरामदात यूरोपियन यूनियन को बढ़ गई। मेरा एक सवाल है, मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है, मैं तो हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ
कि जरूर वहां की बढ़ी है, मगर क्या पाकिस्तान की बरामदात भी बढ़ी है? पाकिस्तान की बरामदात नहीं बढ़ी है, मैं वही तो आपसे बता रहा हूँ। तो ये हुआ है कि वहां चली गई, दूसरी नहीं। मैंने देखा 2022 से 2026 तक, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, हमारी बरामदात $2 अरब गिरी पाकिस्तान की। उसमें जीएसपी अगर उनका बढ़ भी गया तो दूसरा कम हो गया। देखिए, जब आपकी मीशत में आप मीशत ग्रो नहीं कर रही, आपके पास सामान ही नहीं है जिसको आप बरामद कर सकें, तो अगर वो बढ़ेंगे तो दूसरी कम हो गई। मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, आपकी बरामदात गिरी है। अगर आप पिछले 14 साल का देखें तो बरामदात बढ़ी है $7 अरब, 7, और हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी है $23 अरब। तो बेसिकली जब आपकी मीशत तरक्की ग्रो नहीं कर रही, मेरे पास सामान ही नहीं है जिसको मैं बरामद करूंगा, तो इनका जब बढ़ा तो किसी दूसरे मुल्क का कम हो गया। तो ये अपने आप को धोखा ना दें। इससे फायदा उठाने का तरीका ये था कि आपकी मीशत तरक्की करे, आपकी बरामदात जो है, लोग बरामदात वाले क्या कर रहे हैं, वो पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हैं, बरामदात में लगा ही नहीं रहे हैं। तो जब तक ये बरामदात की जो बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, वो कभी भी नहीं हुई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। हमारी तो स्टॉक एक्सचेंज लेड ग्रोथ हो रही है। हमारी जो है वो तो आपको पता है कि क्या हो रहा है कि कीमतें बढ़ रही हैं। तो जब तक अगर आपकी मीशत अगर आपने 4 वर्षों में 2.5% बढ़ी, तो बरामदा क्या करेंगे मुझे आप बता दें। अब वो कहते हैं जी हम चीन को गधे बेचेंगे। अरे भाई, दुनिया में हमारा मुआहदा हुआ चीन के साथ कि हम जिंदा गधे उनको भेजें। अरे भाई, दुनिया में अगर आपको मीशत तरक्की करनी है, आपको आईटी एक्सपोर्ट करनी है, आपको इंजीनियरिंग गुड्स करनी है। अब तो टेक्सटाइल की में भी आप इजाफा नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग गुड्स है वो, तो आप उस तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जरूर उन्होंने बरात दी है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वो हमें नजरसानी भी कर सकते हैं। वो कहते हैं आपकी दहशतगर्दी भी हो रही है, आप अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, आपके खवातीन के साथ जो है ना वो इंसाफ नहीं हो रहा। तो वो तो ये शराइत भी तो अब लगा रहे हैं ना। तो बरामदात बढ़ेंगे कैसे जब तक आपके पास बरामदी गुड्स नहीं होगा। तो मैंने जो शुरू में कहा था कि अपनी पॉलिसियां बदलें, बरामदात को बढ़ाएं, रेमिटेंस को कंट्रोल करें, वो आग से खेलना है, टैक्सों की वसूली बढ़ाएं। मईशत हमारी ग्रो की है पिछले 4 वर्षों में सर 2.5%। टैक्सों की वसूली को मजीद कैसे बढ़ाया जाएगा? हम तो देख रहे हैं कि अभी जो टैक्सों की वसूलियों का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया, उससे भी बहुत से महीने माशियात जो है वो इख्तलाफ करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये अवाम के ऊपर डायरेक्ट बोझ डाला जा रहा है। में शुबे की कोई बात नहीं है। देखिए, आज को मैं आपको बताऊं, आप 1995 से आज तक देख लीजिए क्या बातें होती हैं। वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे एक मुकर्रर आमदनी से ज्यादा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये कहें कि 10 लाख रुपया सालाना जिसकी आमदनी है उस पर टैक्स नहीं होगा, लेकिन 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा जिसकी आमदनी है उसको पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। हमारी पार्लियामेंट, हमारी सूबाई असेंबली कहती है ये नहीं होगा। तीनों पार्टियों के मंशूर में ये लिखा है कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून जो इख्तियार में है, उसके मंशूर के अल्फाज में बता दूं, लोगों की आंखें खुल जाएंगी। वो कहेंगी पाकिस्तान की बीमार मीशत ठीक हो ही नहीं सकती जब तक वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाएं। फिर उन्होंने लिखा है कि अगर हम जब ये टैक्स लगाएंगे तो ताकतवर तबके मुखालफत करेंगे, हम उनसे निमट के दिखाएंगे। अब उनको गले लगा लिया। पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नून में गठजोड़ हो चुका है। जो हमारा तहरीक इंसाफ है वो तैयार नहीं है कि वो केपी में लगाए। तो जब तक आप आवाम से टैक्स लगाएंगे नहीं, एग्रीकल्चर उसका 24% हिस्सा है, वो तो चंद अरब रुपए टैक्स दे रहे हैं, ताजिर नहीं दे रहे, बरामद कुनंदगान नहीं दे रहे, प्रॉपर्टी वाले नहीं दे रहे टैक्स। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में, 6 करोड़ में बिकती है। हमने कानून ऐसे बनाए हैं। तो जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे तो वसूली कैसे होगी? और कानून के लिए मैं आपको बता दूं, कई मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा यह कानून साजी जो मंशूर में है मेरी लाश पर होगी, नहीं हो सकती। और हमने देखा कि नहीं हो रही। 95-96 में भी यही कहते थे, आज भी यही कह रहे हैं। फर्क क्या हुआ है? पहले कहते थे हम कंप्यूटर के जरिए ठीक करेंगे, आज कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए करेंगे, फिर कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करेंगे। अरे भाई, आपको पता है कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितने लोगों के बैंकों के पास पैसे हैं, कितनी कौमी बचत स्कीमों में पड़ा है, कितनी गाड़ियां आपके पास नहीं है, आप ले लें उस पर टैक्स। मगर लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, सूबाई असेंबली में जो बैठे हैं, वो कहते हैं नहीं, हम अगर आप लेंगे हम हुकूमत को गिरा देंगे। ये गठजोड़ है, बिल्कुल मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। और अगर ये नहीं करते तो वज़ीर-ए-आज़म ने जब 15,000 अरब रुपए सालाना कहा कि कम वसूल हो रहा है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने 15,000 कहा, मैं तो 25,000 कहता हूँ। तो वो वसूल आप भी नहीं करते तो फिर कौन वसूल करेंगे? अब जो इन्होंने 2029 तक का टारगेट रखा है
उसमें इस 15,000 अरब रुपए की वसूली शामिल नहीं है, तो फिर आप बेहतरी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, ये बहुत ताकतवर मुल्क है, मेरा ऐसा मुल्क है जिसने भारत को शिकस्त दी है। तो सर बहुत आप ताकतवर मुल्क है, लेकिन सर ये बता दें कि हुकूमत किस तरह से इन जो माफियाज हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो इस वक्त मसनूई तौर पर मईशत को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं और बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो कपड़े कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटे, किस हद तक मुसर कार्रवाई कर सकती है, क्या ऑप्शन है फिर हुकूमत के पास? आप ये भी कह रहे हैं कि गठजोड़ भी मौजूद हैं, तो उन गठजोड़ को कैसे तोड़ा जाएगा फिर? देखिए, मैं आपसे, एक तो होता है अवामी दबाव, इन्हीं लोगों ने इफ्तिखार जैसे चौधरी जैसे आदमी को रजिस्ट्रेट कराया था, जो कि करप्ट आदमी था, जिसने पाकिस्तान का नक्शा, इन्हीं लोगों ने कराया था ना। अब ये दूसरी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट हमारा इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़ा फखरिया कि हमने रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोली और इस मुल्क में इंतखाबात करा दिए, बड़ा अच्छा किया। मगर मेरे मुल्क के कानून 25 अलीफ भी तो है ना। 25 अलीफ क्या है मैं आपको बताऊं। 6 साल से 16 साल के हर बच्चे को लाजमी और मुफ्त तालीम देना आइन कहता है। 26 मिलियन बच्चे, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो स्कूल न जाने वालों की दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। तो सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कराती है वो ये भी कह दे कि भाई ये जो बजट आपने बनाया है इसमें तो जो है बच्चे 26 मिलियन बच्चे कभी भी स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये आइन पे अमल दरामद करें, वो भी नहीं कह रहे। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो डिफरेंट जो इश्यूज हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, डेफिनेटली बड़े अलार्मिंग है कि हम सेहत के निज़ाम को देखिए, तालीम के निज़ाम को देखिए, बाकी जो तरक्याती इस वक्त मनसूबे हैं उनकी सूरत हाल को देखिए, तो बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर जो आदाद शुमार हैं वो शायद इस वक्त बड़े हैरान कुन तौर पर बाकी ममालिक से जो मुमासलत है वो नहीं रखते। लेकिन सर अभी जो बिलखसूस हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा कहते हैं कि इफ़ेक्ट तब पड़ता है, पूरी इकोनॉमी हिल जाती है जब आपके पास जो एनर्जी की क्राइसिस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम ये देख रहे हैं कि डेली बेसिस के ऊपर भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसका क़याम होगा, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस भी होंगी, काम भी होगा। सर इस क्राइसिस से पहले हम निकलेंगे तो भी हम बाकी जो सोशल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ भी सही तरीके से काम कर सकेंगे। इस इशू को हैंडल करने के लिए मतलब क्या हम किस तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं? क्या सजेशंस तो बहुत ही जाती है कि ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, इस तरह से कार्रवाई की जाए, लेकिन उस कार्रवाई को हम हकीकतन कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने बुनियाद मरसूस की बात करते हैं, बहुत बात अच्छी बात है ना। बुनियाद मरसूस जो है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वो सूरह सफ में कुरान में आयत नंबर 4 है। अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग अल्लाह की जात में जहाद करते हैं, सीसा पिलाई दीवार बनते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ने मोहब्बत दिखाई, आपने भारत को शिकस्त दी, और हमारे फील्ड मार्शल कहते हैं कि अल्लाह की मदद आई, मुझे नजर आई, कौम को भी नजर आई, लेकिन उसके बाद खामोश हो गए। उसी सूरह सफ में जहां अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अल्लाह मोहब्बत करता है, ये आयत नंबर 4 है, फिर आयत नंबर 11 आती है। कुरान की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा मजहब है, उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि देखो आपने जान की कुर्बानी दी है, अब आप माल की कुर्बानी दें। अगर आपने माल की कुर्बानी नहीं दी, आयत नंबर 11 है, तो फिर आयत नंबर 13 में क्या लिखा है? नस्रुम मिनल्लाह फतन करीब आपको नहीं मिलेगी। तो कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इसका मतलब ये है कि जो लोग फैसला कर रहे हैं वो ये सोच लें कि अल्लाह ने हमें इम्तहान में डाल दिया है। अगर आज हमने ताकतवर तबकों को नवाजा, आवाम को कुचला, टैक्सों की वसूली नहीं की, करप्शन होने दिया, तालीम का बजट बढ़ाया, सरमाए के फरार होने दिया, दहशत गर्दी की वारदातें हो रही हैं, 2004 से आज तक हो रही हैं, फौज कुर्बानियां दे रही, पुलिस कुर्बानी दे रही, आवाम को हम जंग नहीं जीत रहे। क्यों नहीं जीत रहे? इसलिए कि आपने लोगों के दिलो दिमाग नहीं जीते, तो वो जंग नहीं जीतेंगे, आइंदा भी नहीं जीतेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सब मिलकर ये फैसला करें कि अगर तीनों पार्टियों के मंशूर में ये है कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाया जाएगा, तो अगर वो नहीं लगाते तो उस हुकूमत को इख्तियार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहे कि आपने जो इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो था उस पर अमल नहीं कर रहे, तो आपका इलेक्शन नल एंड वाइड हो गया, या आप करें। आप आवाम को देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में एक वो था मिसाक तालीम, उसमें ये कहा गया था कि तालीम की बद में 7% खर्च करेंगे जीडीपी का 2015 तक। उन्होंने 2% भी नहीं किया। ठीक है सर, ठीक है, पॉइंट सर आपका आ गया हमारे पास। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे,
सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपना तजिया पेश किया और डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत सी नज़रसानी की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो मैशत है वो इससे डामाडोल का शिकार है कि उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए, कौन कौन से पॉइंट्स है जिसके ऊपर काम करने की अच्छी ज़रूरत है, क्योंकि सजेशंस तो बहुत ज़्यादा दी जाती हैं कि ये चीज़ ठीक कर लें तो इस तरह बेहतरी होगी, लेकिन उन सजेशंस को हम देख रहे हैं कि वो सजेशन बुक तक की महदूद रहती है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कहीं नज़र नहीं आता। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो डेफिनेटली उसके समराज जो है अवाम तक भी फील किए जा सके, लेकिन अवाम इस वक्त बड़ी बेजार नज़र आ रही है। अवाम को ऐसे लग रहा है कि शायद वो इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अपना जो ज़िंदगी का एक टाइम है उसको गुजार रहे हैं, दिन गिन गिन के वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि अभी ये तारीख शुरू हो गई है, अभी तनख्वाह आ गई है, और इसके बाद 10-15 दिनों के बाद वो ये गिन रहे होते हैं कि अब नए महीने की 1 तारीख कब आएगी कि हम नया शेड्यूल, नया बजट बनाएं। सो इस वक्त आवाम की ये सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त जो हम ये सुन रहे हैं कि आज इतनी महंगाई हो गई है, इसके रेशो में इतना इजाफा हो गया, ये नहीं सुन रहे कि इसमें इतनी कमी की गई है। सो एनर्जी क्राइसिस उसमें सबसे अव्वलीन आ जाते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये बताया जाता है कि अमेरिका और ईरान के माबैन एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसके डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर सबसे पहले पड़ते हैं और बड़े ही ज़ोरों शोर से पड़ते हैं। हुमायूं साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं इकबाल शामी साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सर, क्या समझते हैं जंग का असर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, क्या कहेंगे? जब तक ये जंगी सूरत हाल रहेगी, ये कन्फ्यूजन, ये टेंशन बरकरार रहेगी ईरान और अमेरिका के दरमियान, तब तक पाकिस्तान की यही हाल रहेगा। देखिए, बात ये है कि जंगी सूरत हाल, आपको मालूम है कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन होती है वो जियो इकनॉमिक सिचुएशन के ऊपर बड़ी असरअंदाज होती है। जिस वक्त पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ एक कश्मकश चल रही है, पाकिस्तान से चल रही है, तो आपको मालूम है हमारे उनके साथ इकनॉमिक रिलेशनशिप भी खराब है। उस तरह हमारी ना ट्रेड हो पा रही है, ना हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना हमारे आपस में तलगात है। तो इसी तरीके से ये पूरा खित्ता इस वक्त बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मसला ये है कि ईरान ने जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज का जो उन्होंने एक उनको ये मिल गया है कि वो समझते हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि शायद वो ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि शायद वो जिस तरीके से सोएज कनाल उनको मिल गई है, तो वो इस किस्म का उसको ट्रीट कर रहे हैं हो रहा है। और वो तकरीबन 33-34 किलोमीटर की रह जाती है उसकी वो जो गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ की जो है वो वहाँ पर चढ़ाई। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आप किसी जहाज को ब्लॉक करना चाहें या निशाना बनाना चाहें तो बड़ा आसान हो जाता है। और उसके साथ के ऊपर जो मुल्क हैं वो सारे जो उससे इफेक्ट हो रहे हैं, यूएई है या बहरीन है या आपका कुवैत है, इराक, इवन सऊदी अरब का, तो वो एक अच्छा खासा दुनिया का कुछ तकरीबन कुछ 20-30% के करीब जो ऑयल है उसकी तफसील वहाँ से होती है। अब तेल ऐसी चीज है जो सारे के सारा आपको मालूम है एक हर चीज चलाता है पूरी दुनिया में। अगर आपके पास दुनिया की बेहतरीन गाड़ी मौजूद हो और उसमें पेट्रोल नहीं है आपके पास, तो वो आपकी गाड़ी तो बेकार हो गई। तो इसी तरीके से आपका सारा इलेक्ट्रिसिटी, आपका पावर सेक्टर, आपका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इवन पेट्रोकेमिकल, इवन आपका गैस के साथ आप ये देखिए कि आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, कितनी इंडस्ट्री चलती है। तो एनर्जी तो बुनियादी चीज है, चाहे वो एनर्जी किसी शक्ल में आए। तो पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत और गैस जो है ये ज्यादातर इसी लागत से आपको मालूम है आती है, LNG वगैरह भी। अब उससे पाकिस्तान जिस तरीके से सारी दुनिया इफेक्ट हो रही है, पाकिस्तान की इफेक्ट हो रहा है। पाकिस्तान की इफेक्ट होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे पास तेल के लंबे रिजर्व भी नहीं होते। कई ममालिक के पास तो बड़े बड़े लंबे रिजर्व है, जापान ने रखे हुए हैं, चाइना में रखे हुए हैं, तो वो इंडिया के पास भी हमारी निस्बत ज्यादा है। लेकिन हमारे पास ज्यादा रिजर्व ना होने की वजह से वो एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमें फिर उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। लेकिन ये है कि हर मुल्क इफेक्ट हो रहा है, एशिया, यूरोप, तमाम इफेक्ट हो रहे हैं और बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रहे हैं, नो डाउट इन इट। ठीक है सर, आपका ये कहना है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हर ममालिक इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो होते हैं किसी न किसी सूरत में। अच्छा सर, एक चीज़ और हमने देखी कि रोज़ाना कीमतों का जो तयन है वो किया जाएगा। सर, एक तो ये बताइए कि ये जो रोज़ाना कीमतों में तब्दीली है, क्या इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा या आवाम मज़ीद जो है वो परेशान होंगे? और ये भी बताइएगा कि ये जो रोज़ाना कीमतों वाला एक तयन है, डेफिनेटली ये निज़ाम बाकी भी दुनिया के दीगर ममालिक के पास मौजूद होगा, तो सर क्या वहाँ पर ये सक्सेसफुल है? और अगर है तो उसकी क्या की पॉइंट्स है कि किन बेसिस पे वो सक्सेसफुल है? और इसको मॉनिटर करना क्या आपको लगता है कि बाकी जो निज़ाम है उससे बेहतर है? क्या 15 डेज़ का जो निज़ाम है या आप डेली बेसिस को उस तरह से उसको मॉनिटर करना कितना ईजी होगा?
और इससे डायरेक्ट फ़ायदा फिर वही बात कि आवाम को होगा या फिर ऑयल कंपनीज को और दीगर जो हमारे इससे रेलेवेंट चीज़ें हों उसको होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो बिल्कुल भी मुखालिफ हूँ कि ये जो डेली कीमतों का निज़ाम जो है, मैं तो बड़ा मुखालिफ हूँ इसका। मैं तो नहीं चाहता ये। उसकी वजह ये है कि ये इतना पाकिस्तान में वो ये जो सेक्टर है, ये कोई भी आपको मालूम है बिजनेस और इस किस्म की जो मल्टीनेशनल का, वो यहाँ पर कोई वो अभी तक वो बिजनेस कॉन्सेप्ट या वो कॉर्पोरेट किस्म का वो अभी तक पूरी तरह मैकेनिज्म डेवलप नहीं होता। कुछ इंतजाम मौजूद है कि डेली बेसिस के ऊपर होती है और कंपनी खुद करती है, वहाँ हुकूमतें जो है मुदाखलत नहीं करती। अब भी यही होगा कि हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी तो वो फिर इसका मतलब है कि आयल कंपनी जो मर्जी कर रही है। आपको मालूम है आज तो सर इस निज़ाम का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हुकूमत की जो मुखालफत है वो जीरो हो जाएगी। मुखालफत तो बढ़ती है, फिर आपको मालूम है महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि देखें आयल कंपनीज तो अपना प्रॉफिट देखेंगी ना, उसमें वो जो मफादात थोड़ी होंगे तो उसको तो नतीजा यही होगा कि वो उसी तरीके से उसको हैंडल करेंगी। हैंडल करने का अपनी तरफ से हैंडल करेंगी तो उसका नतीजा वो आवाम के लिए तो ज्यादा तबाही लाएगा ये सिस्टम। अमेरिका में बहुत कंपटीशन है, वहाँ पर देखें बहुत बड़ा कंपटीशन है। लेकिन सर दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर भी हमने सुना था कि वहाँ पर भी डेली बेसिस वाला निज़ाम है, तो सर फिर हमारे मुल्क में वो क्यों सक्सेसफुल आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहली बात तो ये सारी दुनिया में ये निज़ाम नहीं है। ये सारी चीज अमेरिका में बुनियादी तौर के ऊपर ये निज़ाम है, अमेरिका में है, कनाडा में, शायद एक आध मुल्क और भी हो जिसके अंदर ये निज़ाम होगा, यूरोपियन कुछ कंट्रीज में अंदर है। लेकिन वहाँ पर आपको मालूम है कि जो वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत डेवलप है और कंपटीशन वहाँ रियल कंपटीशन होता है। यहाँ कंपटीशन होता नहीं, यहाँ रियल कंपटीशन नहीं होता, कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलप नहीं है। आप जहाँ पर भी आप बिल्कुल पूरा एक आप दे देते हैं, वो जरा सा भी आप, हमारे मुल्क का मसला ये होता है कि जरा से भी आप सहूलत दे दें, आप उसको उनके ऊपर छोड़ें तो वो कुछ का कुछ बन जाता है। अब आपके सामने यहाँ पर आज से मैं बता रहा था 2-3 साल पहले, ये मेरा ख्याल है जब ये इसकी हुकूमत की अब्बासी साहब की जो खातनान अब्बासी की, तो जिन्होंने ये जो था ये आपका जो हाई ऑक्टेन है इसको डी रेगुलेट कर दिया था। नतीजा ये हुआ है कि मुख्तलिफ कंपनियों ने इतने रेट को उसको बढ़ा दिया कि वो पेट्रोल से वो कोई तकरीबन 150-200 रुपए पर लीटर बढ़ गया। हालांकि उसके दरमियान में डिफरेंस जो होना चाहिए था पेट्रोल उसकी कीमतों में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 रुपए का होना चाहिए था, लेकिन 100-150 रुपए तक चला गया। तो वो इसलिए कि वो फिर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चला जाता है, क्योंकि यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है पाकिस्तान में तो उसका तो सिर्फ एक मोटिव है, वो है प्रॉफिट कमाना। तो वो जैसे भी हो जाए तो मैं तो मुखालिफ हूँ। मैं इस तरह के हुकूमत की बिल्कुल मुदाखलत ना हो, मैं तो बड़ा मुखालिफ हूँ। आप इस फैसले के मुखालिफ, आपको ये लगता है कि इसका डायरेक्ट असर जो है वो अवाम के ऊपर पड़ेगा और महंगाई का भी डायरेक्ट असर जो है वही भी अवाम के ऊपर पड़ेगा और ऑयल कंपनीज जो है वो डेफिनेटली इसके ऊपर अपने मफादात जो है वो लेंगी और ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें जो है उसके बढ़ने के बारे में बात की जाती है, तो आलमी मंडी में जो कीमतें हैं वो मज़ीद कितनी आपके ख्याल में बढ़ने का इम्कान है और क्या फिर पाकिस्तान को जो है वो अपने मुतबादिल तवानाई जो है उसकी तरफ सोचने की सख्त ज़रूरत है? और अगर सोचेगा कि हम कोई अल्टरनेट वे के ऊपर जाए कि अगर इसी तरह से जब भी जंगी सूरत हाल बनती है किसी भी मुल्क के अंदर तो पाकिस्तान उसका डायरेक्ट जो है उसके ऊपर इफेक्ट होता है, सो वो ऑप्शंस आपके ख्याल में कौन से हैं कि हम उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएं कि हमारे पास मुतबादिल ज़राए मौजूद हैं? देखिए, आपके 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि कहाँ तक ये कीमतें जाएंगी। ये कीमतों का कहना तो इसको कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती, ये कीमतें कहाँ तक जाएंगी, क्योंकि इसका सारे का सारा जो है मैंने आपको बताया वो जो पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ इसका तल्लक है। ईरान अमेरिका को जो जंग है वो किस नहज पर जाती है, वो कब बंद होती है। अगर तो ये जंग बंद हो जाती है अगले 1 आध हफ्ते के अंदर, और जो मुझे लग रहा है शायद ईरान को भी कुछ समझ आना शुरू हो लग रहा है कि जंग जो है वो खत्म हो रही है। नहीं, खत्म होने की कुछ थोड़ी सी मुझे जो महसूस हो रहा है कि अमेरिका इस दफा जो स्ट्राइक कर रहा है वो स्ट्राइक बड़ी वाइटल और बड़ा सोच समझ के कर रहा है, और उसमें वो इस वक्त उनकी इकोनॉमिक सेंटर्स को अब अगर देखें ना, उन्होंने पहले उनका ज्यादा जो था वो न्यूक्लियर साइड के ऊपर था। इस दफा जो मुझे लग रहा है उसने देखे उन्होंने ब्रिजेज उड़ाने की बात कर रहे हैं, बल्कि ब्रिजेज उड़ा दी है। उससे उनका तमाम उनका मोस्टली काफी अब उनका रेल लिंक जो है
वो दुनिया बाकी मुल्कों के साथ जो चाइना के साथ है वो भी खत्म हो चुका, तुर्कमेनिस्तान भी खत्म हो चुका। विद इन भी आपको मालूम है 1-2 ब्रिज, आप जितने ब्रिजेस उड़ा दें तो रेलवे बंद हो जाएगी, रोड बंद हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन मुकम्मल खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ये होगा कि अगर वो उनके ऑयल जो उनकी रिफाइनरीज है उनको निशाना बना रहे हैं तो उसका मतलब है कि वहां पर पेट्रोल की जो है पेट्रोल सप्लाई नहीं होगी तो पेट्रोल उनको ट्रांसपोर्टेशन वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन तो तकरीबन बंद ही हो जाएगी अगर आप तमाम इंटरसिटीज की कनेक्टिविटी खत्म कर देते हैं। तो सर ये तो फिर एक नए बहरान की तरफ हम जाएंगे ना कि ये इस तरह से तमाम तर चीज़ों के ऊपर इस तरह से अटैक्स होंगे। और आपका ये कहना है कि जब रिफाइनरीज अगर बंद हो जाएंगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगी, तो फिर ये कौन सा बहरान होगा? इसको कैसे कम्पीट किया जाएगा? बहरान ये है कि प्रेशर, मैं तो प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त बात यह है कि इस वक्त जो जंग बंदी नहीं चाहता वो तो अमेरिका को चाह रहा है। अमेरिका तो ये जो इस दफा जो जब दोबारा ये देखे ना MOU जो पाकिस्तान की बड़ी कोशिशों के साथ, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो क़यादत थी, जो खासतौर पर हमारे फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से पेन लिया और बाकी हर चीजों को पक्के पोच डाल के इस तरफ उन्होंने बड़ा रुझान रहा और उसकी वजह से एक ऐसा नामुमकिन जो लोगों को चीजों को नामुमकिन लगती थी वो MOU साइन हो गया। जब MOU साइन हो गया, MOU का मतलब है कि आपने एक चीज एग्री कर ली कि हम 60 डेज के लिए तो जंग बंद करेंगे और 60 डेज तक के अंदर हम ये इन चीजों पर मुज़ाकरात करके इन चीजों का एक देरपा निकाल देंगे ताकि मुकम्मल हो जाता है। लेकिन उसके बाद ईरान ने फिर आपको मालूम है कि वो जो जहाज गुजर रहे थे उनको निशाना बनाया। ये जंग तो दोबारा उस वजह से चली, वरना वो आपको मालूम है कि ऑयल की कीमत तो $70 तक आ चुकी थी, बल्कि अमकान ये था कि शायद इससे भी नीचे गिर जाएंगी ये। लेकिन हुआ ये है कि वो निशाना बनाए जाने की वजह से जंग दोबारा शुरू हो गई। अब वो जंग तो अब फिर अमेरिका ने फिर हमले शुरू कर दिए उसके बाद। तो अब अमेरिका अब लेकिन अब सर एक तरफ तो हमला अमेरिका कर रहा है और दूसरी तरफ हमला पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो इस खौफ का एक आलम है, जो हमले पे दर पे हो रहे हैं महंगाई के, तो अब देखते हैं कि ये हमले कब रुकेंगे। और असल जंग जो पाकिस्तान के अंदर है उस जंग को रोकने के लिए कौन सा मसीहा आएगा कि यहाँ पर एक ब्रेक लगेगी और फौरन से एक MOU साइन होगा और उसके ऊपर जंग बंदी जो है वो हो जाएगी। सो डेफिनेटली क्योंकि 40 रुपये पेट्रोल मजीद महंगा जो है वो कर दिया गया है, पेट्रोल बम जो है वो गिरने के वाला है, गिर गया है और मजीद बमबारी जो है वो होती जाएगी आवाम के जेबों के ऊपर। और देखते हैं कि जंगबंदी कब इख्तिताम पजीर होगी। सो हमारे साथ मौजूद थे हुमायूं इकबाल शामी साहब, से बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। और डॉक्टर शाहिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपको बहुत शुक्रिया। तनवीर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इसी नोट के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।